तीन, दो, एक। महोदय, आपसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या समाज के अंदर सभी व्यक्ति जितने भी हैं, मतलब क्या सभी रेपिस्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। समाज में सभी व्यक्ति रेपिस्ट नहीं। कुछ व्यक्ति रेपिस्ट हैं, आप इस बात को मानते हैं? ठीक और अपनी इच्छा से। ठीक है। जो कुछ व्यक्ति रेपिस्ट हैं, उनके रेपिस्ट होने के पीछे क्या जस्टिफिकेशन है? मतलब क्या जस्टिफिकेशन दिया? उन्होंने किसी का रेप किया तो क्यों रेप किया? हम तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहे, वो रेप किया। रेप किया तो क्यों रेप किया? मेरा आपसे रेप किया क्यों? रेप किया क्योंकि उसको उसमें सेटिस्फैक्शन मिली, उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन तो सभी मनुष्यों को चाहिए, तो सभी मनुष्यों ने रेप क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने ये चयन किया कि मुझे गलत करके करना है, उसको करने का धंधा है। अगर सेटिस्फेक्शन के लिए उसके पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन रहता कि अच्छा मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसके पास एक कॉन्सेंशुअली सेक्स करके भी सेटिस्फेक्शन ले सकता था। अगर कॉन्सेंशुअली सेक्स करने का ऑप्शन नहीं था तब उसने वो ऑप्शन चुना, यानी नहीं। अच्छा मतलब ऑप्शन होते हुए भी रेप करना कर सकता है। यानी यहाँ पर ये शो मैरिड लोग भी रेप करते हैं। यानी कि यहाँ पर उसकी जो साइकिक कंडीशन है, साइकोलॉजी, वो शो हो रही है। साइकोलॉजी शो हो सकती यानी है। कि साइकोलॉजी शो हो सकती है। उससे हमारे भारत में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने कभी साइकोलॉजी को मानने से मना ही नहीं किया। हम ये चीज कह रहे हैं कि जब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की हम ये चीज कह रहे हैं कि जब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की बात आती है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने क्या उस व्यक्ति को काउंटेबल बनाना पड़ता है, जिसकी आप साइकोलॉजी का बहाना बना के उसको नहीं छोड़ सकते। वही वो छोड़ने की तो बात हम भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि आप मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि समझेंगे ना इसके लिए। समझ गए क्या? मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। यहाँ डिबेट जो परंपरा में यहाँ डिबेट ये नहीं कि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सुन रहा है। यहाँ डिबेट एक आधी व्यापक बात है। व्यापक वही मैं पूछ रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि समझेंगे, आपने बोला ठीक। मतलब अब मेरा प्रश्न आपसे ये कि आप जब एक उत्कृष्ट समाज की परिकल्पना करते हैं तो आपको समाज से मर्डर जैसे क्राइम्स को खत्म करना, आपके वक्त आगे कहते हैं कि व्यक्ति गन लोड करना सीखता है तब जाकर वो मर्डर करता है। गन लोड करना पुलिस वाला भी सीखता है, हाँ, गन लोड करना एक आर्मी पर्सन भी सीखता है, गन लोड करने का आतंकवादी भी सीखता है। आतंकवादी भी सीखता है। तो क्या कारण बना कि आर्मी पर्सन इस मल्टीपल केसेस में जो एक चीज स्टैटिक है कि तीनों या चारों लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से एक व्यक्ति मर्डर कर रहा है, एक व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है। अब मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसको कभी मतलब उसको गन लोड करके मारने में मजा आ रहा है इसलिए वो कर रहा है, या फिर मारने के पीछे उसके कुछ सोशियो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल रीजंस है। बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं दोनों व्यक्ति को लेते हैं, एक जो मर्डर बन गया, एक जो पुलिस वाला बना। जो पुलिस वाला था, जो मर्डर बना, दोनों पैदा हुए, दोनों ने समाज से बहुत कुछ ग्रहण किया। पुलिस वाले ने उन अच्छी चीजों को ग्रहण किया और उन अच्छी चीजों को अपने आचरण में उतारा। वही जो मर्डर था उसको गलत चीजों को इनहेरेंटली धारण करना, समाज से धारण किया ना, समाज से धारण किया। मेरा प्रश्न वही तो कह रहा था कि मनुष्य ने समाज से सीख लिया, लेकिन उस सीख को अपने व्यक्तित्व में उतारने के लिए उतारना, उसको डिबेट करना है कि हमेशा मनुष्य के हाथ में। मैं प्रश्न थोड़ा मोल्ड कर देता हूँ कि मान लेते हैं इसी सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि एक ने अच्छी चीजें सीखी, एक ने बुरी चीजें सीखी। मान लेते हैं कि जिसने अच्छी चीजें सीखी उसके पास कभी एजुकेशन ही नहीं होती कि वो बैठकर पीसीएस का आईपीएस का एग्जाम लिखे, यानी यूपीएससी का एग्जाम दे, कभी उसके पास वो इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने का जरिया ही नहीं होता, तो क्या वो फिर भी पुलिस वाला बनना? अगर ऐसा होता तो जो भी डिप्राइव्ड समाज ना, वहां से तो पुलिस वाला कभी आता ही नहीं। पुलिस वाले वहां से आते हैं, मतलब नहीं लोगों को अपनी चॉइस होती है। नहीं, मैं वो नहीं कुछ चॉइस की बात, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पास एक्सेसिबिलिटी है, तो दोनों केसेस में जिसके पास एक्सेसिबिलिटी है वो क्राइम के ज्यादा मतलब वो एक ऐसे लाइक पुलिस वगैरह पे जाने के लिए ज्यादा प्रोन है, या फिर वो व्यक्ति जिसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है? डिपेंड करता है। यहाँ बैठ के नहीं कर सकते कौन ज्यादा प्रोन है, पता नहीं। हो सकता है कि जो व्यक्ति ज्यादा क्राइम कर रहा हो उसकी ज्यादा इच्छा पुलिस वाला बनने की। हो सकता है एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो व्यक्ति हमेशा से क्राइम कर रहा है उसकी और ज्यादा इच्छा हो पुलिस वाले बनने की, क्योंकि उसने उस चीज को खत्म करने की बचपन से सोचा है, क्योंकि उसने वो इनपुट किया। ठीक है, यानी कि ये चीज यहाँ से इंस्पायर हो रही है कि व्यक्ति की क्या अनुभव रहे उस क्राइम को करके, यानी कि व्यक्ति ने मतलब आपने तो बोला कि व्यक्ति जो ज्यादा क्राइम कर रहा है उसकी ज्यादा चॉइस होगी पुलिस वाला बनने की। जो ज्यादा क्राइम अपने समाज में होता है वो देख रहा है, उसके पास हो सकती है। यानी कि जो व्यक्ति समाज में ज्यादा क्राइम होते हुए देख रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो क्राइम को सॉल्व करने के लिए पुलिस वाला बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अग्री करते हैं इस बात से? मैंने एक कंडीशन बनाई कि चीज हो सकती है, हो सकती है कि नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों देख रहे हैं कि समाज में अच्छा क्राइम हो रहा है और दोनों में से एक व्यक्ति चाह रहा है कि वो पुलिस वाला बने, एक व्यक्ति चाह रहा है कि वो पुलिस वाला ना बने। अब इन दोनों केसेस में जो चाहना है, यानी कि उसकी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है व्यक्ति का, जहां पर एक व्यक्ति के पास चाहने के लिए मतलब पुलिस वाला बनने के लिए सारी एक्सेसिबिलिटीज है, दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है,
सारे संसाधन ही नहीं है, उन संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं है, तो क्या व्यक्ति बनेगा, बन पाएगा अगर संसाधन ही नहीं है? अंतिम सवाल है, जवाब दे दो। यदि व्यक्ति में वेल है तो अपने संसाधन उपलब्ध करा लेगा, ऐसे विषय बना पाओगे। पक्ष विपक्ष के किसी भी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करेंगे। नेता चाहिए, मुझे माइक चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, आप जोर से बोलो। अरे आप जोर से बोलो। मैं 3 मिनट से शुरू करूंगा, ठीक है? आप थोड़ा तेज बोल दीजिएगा, जो आवश्यकता पड़े बोल दीजिएगा, माइक आपके हाथ में रहेगा, ठीक है? 3 1 आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि रेप करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उसके पास ऑप्शन ना हो। क्या आपने रेप एज अ क्राइम को जस्टिफाई करने के पीछे ये कारण ढूंढना चाहा कि उसके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो कर रहा है? नहीं समझे। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जब हम रेप के पीछे के कारणों को ढूंढने की कोशिश करें तो हमारा इंट्रिंसिक मोटिव रेप एज अ क्राइम को खत्म करना है। रेप एज अ क्राइम को आप इंडिविजुअल के दोषारोपण या इंडिविजुअल का दंड देके नहीं कारण कर सकते। सुनिए, आपको समझना ठीक है, पड़ेगा। हाँ। वो क्या वो क्राइम सोशल कंडीशनिंग से हो रहा है? देखिए अब इसको भी समझे, जब हम सोसाइटी में ज्यादा अवेयरनेस कॉन्सेंट वगैरह को लेकर बढ़ाएंगे तो अब मेरा प्रश्न अगला प्रश्न सुनिए। कंडीशनिंग में एक टर्म होता है जो बिहेवियरिज्म 60 से पहले आता था, हाँ। वो था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उदाहरण स्वरूप, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा स्पेसिफिक होता था। उदाहरण स्वरूप कोई कार्य है, उस कार्य के पीछे मैं आपको पॉजिटिवली बहुत रिवॉर्ड करूं। क्या अब जब कोई व्यक्ति रेप करके आता है, समाज क्या उसे कंधे पे बिठा के घुमाता है कि भाई वाह वाह बहुत बढ़िया काम किया? क्या समाज ने पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया उसे उस काम के लिए? समझे, यहाँ पर जो आप बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, हमें समझना होगा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब व्यक्ति कोई क्राइम भी कर रहा है या क्राइम नहीं भी कर रहा है, तो उस केस में सबसे पहले बात ये कि व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स हैं उनको किस हद तक वो साइकोलॉजिकल अगर उसके वो तुष्टिकरण के लिए कि वो साइकोलॉजिकल फीलिंग तो उसकी ही अपनी है ना, समाज की थोड़ी है। साइकोलॉजिकल फीलिंग की इंस्टॉलमेंट कहाँ से आ रही है? अब आप मेरा अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। वो व्यक्ति है, मर्डर करने के लिए समाज ने इतने लॉ लगा रखे कि भाई मर्डर तो होगा तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तो रीइंफोर्समेंट तो उल्टा मर्डर के लिए नेगेटिव है, तो समाज तो उल्टा उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है, तो फिर सोशल कंडीशनिंग कैसे जिम्मेदार नहीं यही प्रश्न है कि समाज ने लॉज बना दिया और समाज ने कह दिया कि अगर तुम ये मर्डर करोगे, रेप करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्यक्ति को पता है कि रेपरकशंस क्या होंगे, रेपरकशंस पता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जब वो क्राइम कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाता है कि व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं है कि अच्छा मतलब व्यक्ति ऑप्शन देखिए रेपरकशन है और फिर भी वो क्राइम कर रहा है, इसमें ऑप्शन वाली बात कहां से आई? मैं बता रहा हूँ ना कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जब चॉइस की बात आती है तो चॉइस दो ऑप्शंस के बीच में होता है। जब चॉइस ऑप्शन क्या क्या जब किसी का रेप करना ना करना उस व्यक्ति के पास चॉइस नहीं है। एक सेकंड में बता मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने बता दिया कि तुम ये करोगे तुम्हें ये दंड मिलेंगे, ठीक है, यानी जब व्यक्ति को पहले ही पता है कि उसको ये रेपरकशन झेलने पड़ सकते हैं, रेपरकशन झेलने पड़ सकते हैं, जानते हुए व्यक्ति जब क्राइम करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन है वो इस प्रकार की मैं है। दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, समाज में क्या चोरी करना बहुत बढ़िया काम माना जाता है? कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है आइए बहुत बड़े चोर आए हैं, ठीक है? सुनिए मेरी बात, अगर समाज में ये दृष्टि से देखा जाता है तो यानी कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट तो हो नहीं रहा, तो कोई चोरी करता है इसके लिए आप सामाजिक कंडीशनिंग को कैसे दोषी कह सकते हैं? ठीक है, हम सामाजिक कंडीशनिंग को इस प्रकार से दोषी ठहरा सकते हैं कि जब व्यक्ति ने क्या देखा कि समाज में डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट कर रही है। डिस्पैरिटीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है कि एक वर्ग है जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग, एक व्यक्ति को चोरी करने से 5 सेकंड में उत्तर दो। 15 मिनट। हाँ बिल्कुल ठीक है, समाज में डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट कर रही है एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर होगा क्योंकि समाज इगैलिटेरियन नहीं है। जब समाज इगैलिटेरियन नहीं है और डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करी तो व्यक्ति वो डिस्पैरिटीज देख रहा है क्या समाज और ये डिस्पैरिटीज क्योंकि सोसाइटी में एग्जिस्ट कर तो सोसाइटी रीजन है। क्या समाज डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए चोरी को एक लेजिटिमेट माध्यम मानता है, या उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कहता है भाई और करो चोरी और करो? क्या कंडीशनिंग हुई है? जब कंडीशनिंग, आपका पूरा केस कंडीशनिंग पे बेस्ड है, जब कंडीशनिंग हुई ही नहीं है तो आप समाज कैसे सोच कर? सोशल कंडीशनिंग कभी भी हम ये नहीं कहते सोशल कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति डायरेक्टली चीज दिख रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज में रहकर परिस्थितियों को देखकर व्यक्ति जब समाज एक्सप्लिसिटली मना कर रहा है तो इनडायरेक्टली कैसे दिख रहा है? समाज तो इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली मना कर रहा है। नहीं सोसाइटी में अब देखिए समझे, समाज में क्योंकि अब देखिए डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट है, व्यक्ति को पता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस है, यानी अगर व्यक्ति पॉजिटिव वे में जा
कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह रहे हैं कि समाज को सिखा नहीं रहा, लेकिन व्यक्ति जिस क्षण समाज में पैदा हुआ मुझे तो एक समाज में सामाजिक बृहद स्तर पे मर्डर के लिए कौन सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता है? मैं वही बता रहा हूँ ना कि मर्डर जब क्या कोई अपने नेम प्लेट पे लिखा था 10 मर्डर ये हाउस? देखिए, आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति कोई भी काम समाज में जब कर रहा है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से इंस्पायर होकर कर रहा है, ऐसा अरे नहीं है काम यहाँ मैं पर पूछ रहा हूँ यहाँ मैं प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे रहा हूँ कि व्यक्ति जब मर्डर कर रहा है तो मर्डर करने के पीछे जो उसके पास रीजन है, जैसे कि हमने कहा कि उसका व्यक्ति बदले की भावना के लिए कर रहा है, वो बदले की भावना की फुलफिलमेंट के लिए जब कर रहा है तो उस पॉइंट ऐसे अगर कोई व्यक्ति को ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को निर्णायक हरा दे बदले की भावना के लिए ऐसे कृत्य कर दे तो क्या आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानेंगे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी कार्य किसी के विपरीत हुआ और वो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे तो बदले की भावना के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानेगी, जिसके खिलाफ की जा रही है उसको जिम्मेदार मानेगी। अब यहीं पर बात आ जाती है कि उस निर्णय जैसे किसी निर्णायक ने मुझे हराया, उस निर्णायक को हराने की उस निर्णायक को उसके बदले जो मैं अपना रिएक्शन दिखाता, ठीक है, वो रिएक्शन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है, वो मेरी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन पे ऐसे डिपेंड करता है कि एक सेकंड कि हो सकता है कि मेरी जो कंडीशनिंग हुई हो वो इस प्रकार से कि उनसे बदला लेने के लिए मैं उनसे ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल बनकर उनके मतलब आने वाले बच्चों को उनके आने वाले खानदान नहीं एक सेकंड अरे भाई आपका अंतिम प्रश्न हो चुका है। मेरे पास ऑप्शन है ना कि हो सकता है कि मैंने देखा कि अच्छा भैया ने मुझे हरा दिया, अब मैं भैया को और भैया के आने वाले जितने भी जनरेशन अगर डिबेट करती है तो उनसे बदला लेने के लिए हाईली ये जो इनकी प्रोफाइल इस प्रोफाइल को ऑन कर लूं और इसके बाद बदला लूं, एक दूसरे तरीके में मर्डर कर दूं या खत्म कर दूं। मेरी कंडीशनिंग पे बताते हैं कि मेरी कंडीशनिंग ने मुझे शेष वक्ता आमंत्रित है। दूसरा वाला क्लास करना है आप पहले प्रश्न के साथ समय शुरू कीजिएगा, 3 2 1 की गिनती। अच्छा आखिरी बताइए, सेकंड में आप अपना आखिरी अरे आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक 3 2 1 के साथ मेरा समय शुरू करवा रहा हूँ मैं। 3 2 महोदय, आप मानते हैं कि अपराध जो है वो अनैतिक कार्य है? हाँ, अपराध अनैतिक कार्य। तो मैं अनैतिकता के ऊपर बात करते हुए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक बच्चा है, उसके एग्जाम में कम मार्क्स आए, बहुत छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं है दुनियादारी की, कैसे दुनियादारी काम कर रही है, लेकिन उसके एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए और जब वो अपने घर पर ये बात जाकर बताता है कि उसकी कम मार्क्स आए तो उसके घर वालों ने उसको डांटा। अगली बार जब उसकी कम मार्क्स आए तो उसने ये बात अपने परिवार वालों से छुपा दी। क्या आप इस काम को अनैतिक मानेंगे? चॉइस हमेशा उस बच्चे के पास होती है, एक बार डांट पड़ी या तो पढ़ के सुधर जाए और ना पढ़े तो भी अकाउंटेबिलिटी ले, ठीक है गलती मेरी। चॉइस हमेशा उस इंडिविजुअल क्या एक बच्चे के पास कोई भी सिचुएशन देखिए, हर चीज में समझ काम नहीं आती। 6-7 साल के बच्चे में कितने अकल होती है? अगर वो किताब पढ़ सकता है, सुनिए, अगर वो किताब पढ़ सकता है तो किताब अच्छे से कैसे पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है। जो एक इंडिविजुअल किसी भी ऐसा चॉइस नहीं होगी, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा चॉइस होगी ही होगी। मैं सेम सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इसी में हम जो पीछे की कंडीशन होती है यानी कि जो माँ बाप ने डांटा उसकी जगह अगर माँ बाप उसको अप्रेज करते हैं यानी उसकी तारीफ करते हैं या फिर उसको ये मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं अगली बार अच्छा कर लेगा, तो उस केस में उसकी चॉइस सेम होगी या नहीं? उस केस में चॉइस फर्क है। अब उस केस में भी अब जिस बच्चे को ढीठ होना वो ढीठ हो जाएगा, भाई उसकी तो मुझे तारीफ भी मिल रही है, जिस बच्चे को पढ़ना होगा और पढ़ लेगा। चॉइस कहने का मतलब सुनिए, हमेशा बच्चे के पास चॉइस होती है, वो चॉइस हमेशा उसी इंडिविजुअल की कॉन्सिक्वेंस पर डिपेंड करती है, हमेशा एट एनी केस। तो अगर कोई बच्चा मतलब किसी बच्चे को हमने बताया कि अच्छा चीटिंग करना गलत है, वो सिखा, एक बच्चा है जो बार बार टॉपर बन रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है और परिवार उसको नहीं डांट रहा क्योंकि वो अच्छे नंबर ला रहा है, और दूसरा बच्चा जो कम नंबर ला रहा है, परिवार उसको डिमोटिवेट कर रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है, उसको पूरा मैं ही था बच्चा, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और ज्यादा नहीं की चीटिंग मैंने, और मेरा दोस्त चीटिंग करने लगा। भाई फर्क इंडिविजुअल का चॉइस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। महोदय, आपके प्रधानमंत्री के वक्तव्य में एक बात आई थी कि व्यक्ति अपनी स्वचेतना से सोचता है, इस वजह से दिन में ज्यादा क्राइम्स नहीं होते, रात के वक्त ज्यादा क्राइम होते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? आप इस बात से सहमत हैं? अरे प्रश्न तो पूछ लूं मैं। अरे सहमत एक लाइन में थोड़ी बोलूंगा। अरे ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति उस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। एक एग्जांपल था दिन रात का, व्यक्ति हमेशा उस एनवायरनमेंट को, उस टेरेन को एनालाइज करता है और ये इस एनालिसिस के समाज को पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है कि भाई बहुत बढ़िया, क्या आपने अपना विक्टिम ढूंढ लिया, क्या आपने वेपन ढूंढ लिया, क्या आपने इम्प्लांट कर दिया, कोई रिइंफोर्समेंट। मेरा आपसे उदाहरण में ही प्रश्न है कि रात को क्राइम ज्यादा होते हैं लेकिन दिन में भी क्राइम्स होते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? यार एक एग्जांपल था इस बात से, ऑब्वियसली दिन में क्राइम होते हैं। एग्जांपल था कि एक जो किलर है वो अपने एनवायरनमेंट को देखता है कहां उसके लिए फेवरेबल होगा, कहां फेवरेबल होगा, सब प्लान करता है। देखो, हम बात कर रहे हैं चॉइसेस की, जब बात करें
तो एविडेंसेस मिटाने का तरीका जो आप कह रहे हैं कि व्यक्ति एविडेंसेस मिटाना सीखता है क्योंकि वो क्राइम कर रहा है, ठीक है। एविडेंसेस मिटाने की मतलब एविडेंसेस मिटाना एक साधन है, व्यक्ति को क्राइम करना ही उसका साथी है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। एविडेंसेस मिटाना, एविडेंसेस को मतलब एक प्रकार से इम्पल्स करना, ये सारी चीजें होती हैं। ये तो फॉरेंसिक टीम भी कर रही है, यानी कि कोई अगर फॉरेंसिक टीम वही तो मैं बात बता रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर फॉरेंसिक वाले भी यही चीज कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो क्राइम कर रहा है और फिर उसको मतलब सीखने वाली चीज सेम है, स्टैटिक है, लेकिन एक व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की साइकोलॉजिकल और सोशल एक्सेसिबिलिटी नाम की चीज कभी भी एनवायरनमेंट डिपेंड नहीं करती, हमेशा उस इंडिविजुअल के साइकी पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है बताइए? अब मैं आपको बताऊं, भाई मेरे पास अगर मान लीजिए पढ़ने को किताबें नहीं, मैं किसी को पढ़ दूंगा, नहीं है कोई लाइब्रेरी ढूंढूंगा, नहीं है मैं किसी ना किसी एक व्यक्ति को ढूंढूंगा जो सिखा दे। इंडिविजुअल के विल पे इंडिविजुअल कितना एफर्ट्स लगा सकता है, ना मेरे पास हमेशा इंडिविजुअल के विल पे, ना मेरे पास बोरो करने वाले दोस्त हैं, हाँ। ना मेरे पास लाइब्रेरी में जाने के पैसे हैं, हाँ। और ना मैं कैसे शहर में रह सकता हूँ जहाँ पर मेरी इंडिविजुअल विल काम करेगी। मेरे पास या तो हम जान पे रह रहे हैं कोई है ही। इतनी मजबूरी है कि नहीं, अच्छा एक व्यक्ति जो दिन में रिसोर्स कभी भी बाहर नहीं होते, रिसोर्स हमारा माइंड चीजों को बनाता है। नहीं, नहीं। किसी पेपर को मैं फेंक सकता हूँ, इस पेपर को मैं रिसोर्स माइंड बनाता है। फिर तो समाज में डिस्पैरिटीज ही होंगी। अब बात समझिए, डिस्पैरिटीज को खत्म करने का तरीका होता है जो रिसोर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए उनको रिसोर्स बना के उनका इनोवेशन, ना कि चोरी करना जिसको समाज कभी रिइंफोर्स नहीं करता। आप समझे, अगर मैं ये बोलूं कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, हाँ। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर मतलब कि एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ से वो भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, हाँ। अगर वो ऐसी पोजीशन पर नहीं होगा, हाँ। मान लेते वो ऐसे गरीब पोजीशन पर है, मतलब गरीब व्यक्ति या फिर कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसकी पहुंच से बाहर है वो पोजीशन, तो उस पोजीशन को अक्वायर करने वाली जो बात है, उस पोजीशन को अक्वायर करने के पीछे सोशियो पॉलिटिकल रीजंस है कि नहीं? उस पोजीशन को एक्वायर करने के तरीके हमारे कंट्री में ऐसा नहीं, गरीब नेता नहीं हुए, उन्होंने उस कम रिसोर्स के साथ भी अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ा। और एक्चुअल में इंडस्ट्री जितने मेजॉरिटी हमारे नेता हुए शुरू में बहुत गरीब हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका रिसोर्स ना होने से ये स्थिति में ऊपर कभी चढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, महोदय कोई प्रश्न? समय समाप्त होता है। पक्ष दल अंतिम विपक्ष- अंतिम नहीं, पक्ष दल विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करेंगे। आइए प्रश्नोत्तरी का समय 5 मिनट रहेगा। जी उपस्थित हूँ। क्या दुनिया में लोग आज के टाइम में वीगन हुए हैं? क्या लोगों की कुछ परसेंटेज आज के टाइम में वीगन हुई है? वीगन? हाँ वीगन जी हो रही? हो रही है। मतलब कि उन्होंने यहाँ पर वेस्ट से नॉन से चेंज किया वीगन में, हाँ? मतलब कि सोसाइटल कंडीशनिंग अपनी विल से चेंज हो सकती है। नहीं, अब हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर सोसाइटल विल के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी की भी बात है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विल तो है वीगन बनने का, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एवोकाडो या बटर मिल्क ना पी पाए, तो वो नहीं बन पाएगा। आपने कहा कि कोई व्यक्ति टेररिस्ट बन गया एक ही समाज में, उस व्यक्ति की साइकी कमजोर थी, एक व्यक्ति की साइकी कमजोर भी थी और व्यक्ति बंदूक उठा के लड़ने भी चला गया। मतलब एक व्यक्ति की साइकी कमजोर भी है, इतनी कमजोर है कि बंदूक उठा के लड़ने चला गया, ये तो विरोधाभास है। नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं, मैं आपको बताता हूँ। साइकी कमजोर होने में और फिजिक कमजोर होने में फर्क है। क्या फिजिक को साइकी चलाती है, साइकी को फिजिक चलाती है? बता देता हूँ महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि साइकी उसकी इस प्रकार कमजोर थी कि उसकी धर्म के नाम पर ब्रेन वॉशिंग कर दी गई। क्या साइकी कमजोर थी, बैटलफील्ड में साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं लगती? क्या बैटलफील्ड में साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं लगता है? लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उस साइकी को कंट्रोल करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिस बैटलफील्ड को कंट्रोल करें। उस व्यक्ति को सिर्फ इतना बताया है कि आपको इस इलाके में जाना है और बंदूक चलानी है, तो इसकी साइकी को कहीं भी नहीं दर्शाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने कहा कि एक ही समाज में लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो लोग मैनिपुलेट होकर साइकोलॉजिकली कमजोर है। जी एक व्यक्ति ठीक है, आपने ये रीजन दिया। जी बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर साइकोलॉजिकली कमजोर है तो बैटलफील्ड में जाने का करेज एक साइकोलॉजिकल चीज है, वो फिजिकल चीज नहीं है। पहली चीज, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बैटलफील्ड में एक साइकोलॉजिकल चीज है, फिजिकल चीज नहीं। ठीक है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन बैटलफील्ड में एक साइकोलॉजिकल चीज है। एक साथ उत्तर दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों साइकोलॉजिकल एलिमेंट जब उसके पास हैं तो साइकोलॉजिकली कमजोर कैसे हो? ठीक है, आपने पहला प्रश्न ये पूछा कि यदि उसकी साइकी इतनी कमजोर थी कि बैटलफील्ड में गया क्यों? वो बैटलफील्ड में इसलिए गया क्योंकि उसका धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया कि आपके साथ हमेशा गलत हुआ है, मैनिपुलेट किया गया महोदय। धर्म के नाम पे जिनका भी ब्रेन वॉश हो, क्या उन्होंने अपने जैकेट में बम लगा के अपने आप को फेंक दिया क्या? यही तो बात है महोदय कि जिनकी साइकी कमजोर थी उन्होंने अपने आप को कर दिया। कमजोर किस आधार पे थी? कमजोरी का आधार क्या है? कमजोरी का आधार ये है। और माइक उन्हें देना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? हाँ, माइक। कमजोरी इस आधार पर थी महोदय, कमजोरी का आधार ये था कि उनकी इजीली ब्रेन वॉशिंग कर दी गई। तो ये दर्शाता है कि कैसे उनको मैनिपुलेट करना आसान था। मैनिपुलेटिंग पावर होना भी अपने
साइकोलॉजी को दर्शाता है। अब आप मुझे बात बताइए, मैनिपुलेशन जो एक टेक्निक होगी जी, मैनिपुलेशन एक व्यक्ति जब समाज को करेगा तो व्यक्ति माइंडसेट क्यों नहीं बनेगा? एक व्यक्ति का क्या प्रश्न एक व्यक्ति का व्यक्ति माइंडसेट क्यों नहीं बनेगा? अगर समाज, अब इस केस में अगर मैं कह रहा हूँ, इस केस में समाज अगर बृहद रूप से पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करेगा, अब इस केस में व्यक्ति माइंडसेट क्यों नहीं बनेगा? विक्टिम माइंडसेट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमें समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति है उसकी साइक कमजोर थी, ऐसे में जो दोषारोपण है, हम कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नहीं कह रहे कि दोषारोपण व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, दोषारोपण हमेशा व्यक्ति के ऊपर ही होगा, लेकिन व्यक्ति की जो स्वविल है, जो उसकी अपनी विल है, उसमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि व्यक्ति अपनी विल से उठाकर फिर वही पूछता हूँ, पीडोफिलिया, सैडिज्म, ये दोनों दुनिया के कौन से डीएसएम जो होता है डिसऑर्डर साइकोलॉजी वाले में, उसमें कौन से में एज अ बीमारी लिखी गई है? हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब पीडोफिलिया की बात कर रहे हैं या क्लेप्टोमेनिया की हमने बात की, तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि पीडोफिलिया के अंदर क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति की साइकी में सेक्सुअल उसकी जो सेक्सुअल, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, एक व्यक्ति को क्या समाज कह रहा है बच्चों के साथ सेक्स करने के लिए? समाज नहीं कह रहा है किसी पॉइंट पर, लेकिन हमें समझना होगा समाज नहीं कह रहा। नहीं सुनिए, उत्तर तो दे एक स्टेटमेंट से हो हाँ, बोलिए। जाए, उसकी सेक्सुअल जो नीड्स है, वो सेक्सुअल नीड्स उसकी साइकी में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हर बच्चे में भी सेक्स ढूंढ रहा है, इस बच्चे में सेक्स ढूंढने के कारण वो पीडोफिलिया को जस्टिफाई कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर सेक्सुअली तो सबके अंदर है क्या? हर कोई पीडोफाइल है? हाँ, साइकी की बात है ना वो यहाँ पर कि किसी की सेक्सुअल नीड्स अरे साइकी में इतनी ज्यादा इनकल्टिवेट हो गई है कि वो पीडोफिलिया बन रहा है। अब आपकी हमारी पूरे डिबेट का आधार ये है कि एक व्यक्ति के साइकी के अंदर जो चीजें हैं वो उसके कंट्रोल में। हमने साइकी को भी मना नहीं किया, हमने कहा कि एक व्यक्ति के साइकी के अंदर जो चीजें हैं अगर वो समाज से इन्फ्लुएंस नहीं तो वो अकाउंटेबल है। आपने खुद ही माना कि व्यक्ति के साइकी का ये एस्पेक्ट समाज से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो व्यक्ति को खुद ही अकाउंटेबल मानोगे ना? नहीं, हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो हमारा परंपरागत परिभाषा दी गई है उसके अंदर केवल समाज नहीं है, उसके अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, उसके अंदर मनोविज्ञान भी है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान आ रहा मन जो है, है, सुनिए, मन जो है, मनुष्य का मस्तिष्क है, मनुष्य की साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, उसको तो किसी ने डिनाई नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मनुष्य के साइकोलॉजिकल एनालिसिस का जो पार्ट समाज से नहीं आया उसके लिए तो खुद ही जिम्मेदार है ना भाई। अरे समाज में आसमान से उसका उस व्यक्ति का मनोविज्ञान है ना वहाँ पर, यहाँ पर केवल समाज नहीं। मनोविज्ञान केवल समाज नहीं। तीसरी बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तीसरी बार ये सेम क्वेश्चन लिखने में पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति के मनोविज्ञान के आपके दो पार्ट हैं, एक सोशल कंडीशनिंग है, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल। जिस एस्पेक्ट के लिए सोशल जिम्मेदार नहीं है, आपने खुद ही माना, समाज नहीं कह रहा है, उस व्यक्ति के लिए तो खुद ही अकाउंटेबल है ना। तो यहाँ पर खुद अकाउंटेबिलिटी जी, खुद जब हम खुद आप बात कर रहे हैं खुद अकाउंटेबिलिटी होने की, तो खुद की अकाउंटेबिलिटी को ही देखना पड़ेगा। स्वचेत जब हम कह रहे हैं, स्वचेत से हमारा ये मतलब है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कोई व्यक्ति केवल इसीलिए अपराध कर रहा है क्योंकि उसका मन हुआ। उत्तर दे दूं मैं इस बात को पूरा। हाँ, तो हमें समझने की आवश्यकता ये है कि क्या कोई व्यक्ति केवल इसलिए अपराध कर रहा है क्योंकि उसका मन हुआ, क्योंकि उसने उसी चीज सीख ली? ऐसा नहीं, उसके पीछे उसका मनोविज्ञान जो आपका पीडोफिलिया वाला क्वेश्चन था उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति का यहाँ पर मनोविज्ञान इस प्रकार है कि समाज में उसको नहीं सिखाया, ठीक है, किया भी व्यक्ति उसने, करने वाला भी वही था, लेकिन क्या उसने केवल यूं जाकर कर दिया क्योंकि उसका मन हुआ और उसने सीख लिया था? नहीं। जवाब ये है कि उसकी सेक्सुअल टेंशन जो उसकी साइकी में इतनी ज्यादा कल्टीवेट हो गई थी कि उसको ये अर्ज हुई कि वो जाकर किसी का भी पीडोफिलिया रेप कर दे। धन्यवाद। अब मैं अदिति नायक दल अरे पूछना ठीक है, एंड जजेस क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक। तरफ से पूछा गया कि माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, तो आपके तरफ से कहा गया कि वो उनकी आर्थिक स्थिति की परिणाम है। मैं पूछता हूँ उसी आर्थिक स्थिति में बीवी बच्ची को क्यों नहीं निकाला? तुम यहाँ पर ये समझेंगे कि उस व्यक्ति ने या जिसका भी परिवार था उसने अपनी फिजिबिलिटी को डिराइव किया। उसकी फिजिबिलिटी कहाँ से डिराइव हुई कि उसने समझा कि मुझे अपने आगे जाने के लिए किसी को मतलब मुझे अगर अपनी फैमिली की कंटिन्यूएशन चाहिए, इवोल्यूशन मुझे लाना चाहिए, इवोल्यूशन के अंदर मेरे लिए ज्यादा प्रेम की भावना था। प्रेम की भावना उसकी मनोविज्ञान से डिराइव हुई और चूंकि उसकी मनोविज्ञान से प्रेम की भावना डिराइव हुई और चूंकि उसने सोचा कि मेरे माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी मुझे खास जरूरत है नहीं, मुझे मेरे बीवी बच्चों को लेकर आगे इवोल्यूशन की तरफ जाना है, इसलिए उसने अपने माँ बाप को निकाला बाहर, ज्यादा फिजिबल समझा। ठीक है, आप विपक्ष में हो जी। इसलिए आप अपने स्टैंड को डिफेंड करोगे, फाइन, मनोविज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक दिखाओगे। बट फिर भी मैं आपको पक्ष की तरफ से बोलने के लिए बस 3 अपराध ऐसे पूछता हूँ जिसमें ये तीनों कारण न हो। हमें पक्ष के आधार पर बताना है। हाँ, पक्ष के आधार पे आप सोच कर बताइए वो 3 अपराध
व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सोसाइटल, सोशियो पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रीजन डिलीनेट करने पड़ेंगे, तो कोई अपराध नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आखिरी क्वेश्चन, जी, अगर चोरी डिस्पैरिटी आर्थिक कमजोरी का नतीजा है, विजय माल्या जैसे लोग चोरी क्यों करते हैं? इसके पीछे हमको देख समझना होगा लालच को। जब हम लालच को समझते हैं तो लालच की जो पूरी बात है वो मनोविज्ञान से आती है। मनोविज्ञान से ऐसे आती है कि सभी व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं इनहेरेंट लालच तो है, लेकिन लालच की इंटेंसिटी उस व्यक्ति की साइकी से ऐसे है कि वो कितना संचयन करना चाहता है, संचयन को किस प्रकार से विस्तार देना चाहता है, ये उसकी साइकी में इनहेरेंट है। कि किसी व्यक्ति का ये सपना है या कुछ भी ये सोचना अपने आप में कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, वो अल्टीमेट गोल उसके मनोविज्ञान से ड्राइव हो रहा है। कि किसी व्यक्ति में जो नार्सिसिज्म की बात करते हैं, तो नार्सिसिज्म को हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि नार्सिसिज्म भी इसी चीज से ड्राइव हो रहा है कि कोई व्यक्ति कितना संचय करना चाहता है। और इसी प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर देंगे कि विजय माल्या ने जो अपने संचयन को या इतना ज्यादा वो संचय एक तरह से उसको बड़ा किया, तो हम समझ पाएंगे कि यहीं पर हम देख सकते हैं कि उसकी सोशल पोजीशन पहले से समाज में है, जहाँ पे उसके पास ऑलरेडी इकोनॉमिक वेल्थ इतनी एग्जिस्ट कर रही है जिसको वो एक्सटेंड कर पा रहा है, पर वो सेम सोशल पोजीशन अलग अलग व्यक्तियों के पास नहीं है जो उस वेल्थ को एक्सीड कर पानी है, वो वेल्थ की एक्यूमुलेशन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल पोजीशन आती है। आप लोगों ने अपने वक्तव्य में बताया कि समाज में बलात्कार किसी तरह की सामाजिक स्थिति की वजह से हो, उस सामाजिक स्थिति क्या है? मतलब सामाजिक स्थिति जब हम बोल रहे हैं तो उसको दो तीन स्तरों पर हमको समझने की आवश्यकता है। बताओ। हमें समझ इसको जो दो तीन कारण इसमें दिए गए हमारी परंपरागत परिभाषा में, उसको दोनों दिनों को जोड़ के देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि कोई व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, तो बलात्कार करने के पीछे उसकी सेक्सुअल अर्ज है। सेक्सुअल अर्ज क्यों है? सेक्सुअल अर्ज आती है उसको, सेक्सुअल अर्ज इसलिए या वो अनकंसेंटेड सेक्स कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि कंसेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। यदि उसको कंसेंट जैसी चीज एग्जिस्ट कर रही है पता होता तो वो दूसरे माध्यम चुनता, या वो अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाई करने के दूसरे माध्यम ढूंढता। तो तुम्हें यही बताओ कि फिर अगर कोई बलात्कारी है जिसका सेक्सुअल अर्ज भी फुलफिल हो रहा है और जो कंसेंट जैसी चीजों से अवगत भी है, तो उसको तुम्हें किस कैटेगरी में ला के रखो? अच्छा, मतलब कि उसको कॉन्सेंट भी पता हाँ, मतलब उसको कॉन्सेंट भी पता है कि क्या होता है और उसके सेक्सुअल अर्ज का भी फुलफिलमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम बहुत बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉन्सेंट जैसी चीजें पैदा होते हुए या फिर अर्जित की फुलफिलमेंट होते हुए व्यक्ति से बलात्कार करता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बहुत सारे प्री डिफाइंड या फिर पहले के पूर्वाभासी क्वेश्चन से आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब निर्भया का केस हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो ग्रुप रेप करता है उस बस में, तो उधर वहाँ पे उन लोगों वो जो मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं, एक दो लोगों में से मतलब देखा था शायद में, तो उन लोगों की सेक्सुअल नीड कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही थी, पर वो जब रेप करते थे वो इस आइडिया से डिराइव हो रहे हैं कि वहाँ पे जो लड़की पुरुष के साथ बैठी हो कहीं ना कहीं लव कर रही, तो अच्छा उसके साथ उस चीज को रीएक्सप्रेस करने डोमिनेशन दिखाई देता है। डोमिनेशन का हमारा भी हक बनता है, मतलब ये पेट्रियार्कल नोशन से कहीं ना कहीं डिराइव हो रहा है। डोमिनेशन देखने के लिए मिलती है। आपने बोला लालच के बारे में कि लालच के थ्रू और सोशल पोजीशन के थ्रू ये होता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान जो टर्म दिया गया था इस सब्जेक्ट में, उसमें मनोविज्ञान जो एक टर्म दिया गया था इसमें, उसको आपने ये समझा, जो सवाल विपक्ष भी आपसे पूछ रहा था कि मनोविज्ञान समाज से प्रेरित मनोविज्ञान या मनोविज्ञान जो एक हम सब में मौजूद है, एक मनोविज्ञान कौन सी साइकी आप डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, हम जब बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान अलग अलग एक व्यक्ति का पर्सनल सेल्फ होता है, एक व्यक्ति का सोशल सेल्फ होता है। जब पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ के इंटरप्ले से इंटरेक्शन से जब उनका एक प्रकार से उनमें एक इंटरेक्शन होता है, उसके बाद व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जब हम व्यक्तिगत मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, फिर व्यक्ति जब कोई क्राइम कर रहा है, तो चॉइस कहाँ है? जब तक व्यक्ति का अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल है तब तक हम मानेंगे कि व्यक्ति की चॉइस है, लेकिन जब उस पर कंट्रोल ही ना हो, यानी कि अनकंट्रोल्ड मैनर में जब व्यक्ति कोई एक्शन करे, तो उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति ने बाई चॉइस किया, उसको हम पूरी तरीके से उसको कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल कंपल्शन के तौर देखेंगे, जो व्यक्ति की चॉइस नहीं मान सकते। ओके, तो आपको लगता है कि विजय माल्या जैसे जो लोग हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर से प्रेरित थे, इस वजह से उन्होंने इस तरीके की चोरी की? ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी देखें अनकंट्रोल्ड मैनर यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है कि विजय। इसका जवाब भी मैं इस प्रकार देना चाहूंगा कि हमें समझने की आवश्यकता है कि जो लालच है, एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद व्यक्ति इतना ज्यादा लालची हो जाता है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चाहेगा कि मेरे पास जितना भी है, जो भी मेरे पास है वो कम है। तो यहाँ पर जो उसका संचय करने की जो उसकी आकांक्षा है वो अनकंट्रोल हो जाएगी। अनकंट्रोल ऐसे हो जाएगी कि वो चाहेगा कि ठीक है मुझे 1000 मिला, ये बिल्कुल जुए जैसा है। तो जुए में जब आप देखते हैं कि आपको 1 मिलता है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मैकेनिज्म मिलता है, तो आप और लेना चाहते हैं, तो वैसे काम करता है। ये जो लालच का तुम बार बार बता रहे हो, ये लालच हम सब के अंदर है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि हर कोई जहाँ पे जिस पोजीशन पे रहता है उस पोजीशन से ऊपर भ्रष्टाचार ही कर रहा है?
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जब भ्रष्टाचार कर रहा है तो भ्रष्टाचार करने के पीछे या फिर भ्रष्टाचार करने के लिए सर्टेन सॉर्ट ऑफ मतलब भ्रष्टाचार तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, एक चीज कुछ चीजें नहीं करता भ्रष्टाचार प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार है, पर किस भ्रष्टाचार को आप क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, किस भ्रष्टाचार को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानते, उस पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति अगर रेड लाइट क्रॉस करे तो वो भी सर्टेन सॉर्ट ऑफ भ्रष्टाचारी भ्रष्ट आचरण ही है कि अगर रेड लाइट है और मैं उसको क्रॉस करा, पर जो आपने अपने वक्तव्य में आपने अपने वक्तव्य में साइबर क्राइम का जब जिक्र किया था, दोनों ने जिक्र किया था, जी, जी। दोनों बार हुआ था, तो आपने जब पहली बार जिक्र किया था तो इन्होंने कहा कि साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग जैसे जो क्राइम है ये बड़े मॉडर्न जमाने के क्राइम है और इसके लिए आपको फैसिलिटीज चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, आपको आपके पास धन संचित होना चाहिए इन क्राइम्स को शुरू करने के लिए। भले ही और आपके दूसरे वक्ता जो है वो आगे जामताड़ा का उदाहरण देते हैं जो कि झारखंड देश के सबसे गरीब राज्यों में आज में से एक है और वो देश का नंबर 1 कैपिटल हब है साइबर क्राइम का। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो जामताड़ा में लोगों के पास ऑप्शन है कि लोग बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग चुन रहे हैं इस पेशे को, इस साइबर क्राइम की इस पेशे को चुन रहे हैं। तो आपको यहाँ नहीं लगता कि आपने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ये भी एक चॉइस है, कोई क्राइम करना भी एक चॉइस और उन्होंने चुना, इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके प्रश्न में दो चीजें, तो जो पहला आपने चीज बोला कि पहला कॉन्ट्रडिक्शन कि पहले ये कहते हैं कि बड़े उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और मैंने बोला कि जामताड़ा के अंदर हो रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो जामताड़ा के अंदर भी था, उन लोगों के पास लैपटॉप की एक्सेसिबिलिटी थी, उनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी थी, तभी वो कर पाए। दूसरी चीज उन्होंने सीखा वो करना। मैं दोनों ये जो दो चीजें हमने बताई दोनों पॉसिबिलिटीज है, इस पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा। और जो आप बात करें चॉइस वाली, तो चॉइस के अंदर भी देख रहे हैं कि जब चॉइस लोगों के पास थी, लेकिन यहाँ पर यही बात आती है ना कि किसकी इंटेलेक्ट कितनी काम कर रही है, किसकी इंटेलेक्ट की साइकी कहाँ से डिराइव हो रही है और किसकी कैसी फैमिलियर कंडीशनिंग भी हो सकती है अलग-अलग, कि जामताड़ा के अंदर कैसे अलग-अलग लोग हो सकते हैं। एक लास्ट डेविड गॉगिंस एक आदमी है जिसका बचपन चाइल्डहुड बहुत रोमांटिक रहता है, उसका एक बड़ा भाई भी होता है, दोनों सेम लाइफ एक्सपीरियंस से आते हैं, उसका फादर एक बहुत बड़ा अब्यूजर रहता है, बट एक बार डेविड गॉगिंस अपने भाई के साथ अपनी माँ के साथ भाग जाता है, बट डेविड गॉगिंस डिसाइड करता है अपनी माँ के साथ रहना, लेकिन गरीबी के कारण उसका भाई जो है पूरी सिचुएशन से वापस अपने बाप के पास चला जाता है। तो यहाँ पर सेम सोशल कंडीशनिंग में दो बच्चे रहते हैं बट दोनों के डिसीजंस बहुत अलग अलग होते हैं, तो क्या सोशल कंडीशनिंग से वो डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है या इंडिविजुअल चॉइस वहाँ पे आ रही है? तो भैया यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो डेविड गॉगिंस था वो अपनी माँ के साथ चला गया, तो उसके अपनी माँ के साथ रहना भी उसकी अपनी फुलफिलमेंट दे रहा है, लेकिन जो उसका दूसरा भाई था उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी, सोशल कंडीशनिंग नहीं हो पा रही थी, वो अपने बाप के पास वापस चला जाता है। तो यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर एक बाइफर्केशन हमेशा रहेगा कि दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पहले उसके पास माँ के पास था लेकिन अपने बाप के पास जाना है। आपसे पहला सवाल यही है कि आपने पूरा डिबेट इस चीज पे किया कि एक समान सामाजिक स्थिति में मनुष्य दो अलग अलग चयन कर सकता है। अब एक समान सामाजिक स्थिति में मैं हिंसा को चुनता हूँ और कोई अहिंसा को चुनता है, तो क्या ये दोनों समाज से इन्फ्लुएंस नहीं है? या मैं अहिंसा चुनने से उसमें समाज कैसे आ गया और हिंसा चुनने से समाज एब्सेंट कैसे हो गया? काम नहीं कर रहा। समाज अगर माने ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, समाज की इन्फ्लुएंस की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि एंड डिसीजन किसका है। जब अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है, जब तक ऑप्शन अवेलेबल है डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जस्टिस सिस्टम एक उत्कृष्ट समाज में बस इसी आधार पर ऑपरेट होना चाहिए कि वो अंतिम फैसला कौन ले रहा है? जी, तभी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कोई भी केस लागू करना, तभी किसी पार्टी को अकाउंटेबल बनाया सकता है, और इम्पॉसिबल है पूरा समाज कैसे जेल में डालेगा। क्या व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक ठाक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है वो अपने मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण नहीं ले रहा होता है? मनोविज्ञान भी हमारे संदर्भ में है, जो संदर्भ में लिखा हुआ है कि सीखा और स्वचयनित, अर्थात मनोविज्ञान भी इम्प्लिसिटली हमारे संदर्भ में है। पहली चीज बात की डिबेट ये नहीं कि मनोविज्ञान पृष्ठभूमि से, बात ये कि मनोविज्ञानिक कौन सी पृष्ठभूमि से, अगर सामाजिक वाला है तो इनका है
कर रही यूनिट है, तो उनमें आप थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं? जो लोग टेररिस्ट बन गए आप उनको सीधे सजा देने की बात देखिए, बात यहाँ पर यह है कि अधिक व्यापक क्या है। बात यहाँ पर यह है कि संपूर्ण व्यापक क्या है, बात यहाँ पे अधिक व्यापक क्या है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। इतना ही पहले एजुकेटेड है, उसके पास तर्क करने की इतनी शक्ति है, तो रेडिकलाइजेशन है कि इनहेरिटली नेगेटिव चीज को उसे एक्सेप्ट कैसे कर देगा? तो इंडियन अधिक व्यापक तो हम उसी पर कंट्रोल मानेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये हीनियस क्राइम होते हैं, मर्डर, रेप, असॉल्ट एंड ऑल, इस तरीके के हीनियस क्राइम जिसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ग्राउंड देखा जाता है कि एक इंसान चोरी इसलिए करता है क्योंकि वो भूखे से आ रहा है, फिर इस तरीके की बातें, तो इस तरीके के हीनियस क्राइम आप अपने मॉडल में कैसे इसको फिट करते हैं? उस तरीके के हीनियस क्राइम की भी मैं बात कर रहा हूं। मैं सीधी बात, एक सीधा आर्गुमेंट पूरे क्यूएनए में हमारा था, जो कि आर्गुमेंट क्लियर था, वो भी किसी को उत्तर का जवाब, किसी को प्रश्न का हीनियस क्राइम वाला भी मॉडल समाज किसी हिसाब से आपको डायरेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, किसी व्यक्ति के पेट में 50 बार चाकूंगा, वो हीनियस क्राइम का मॉडल समाज की कंडीशनिंग से नहीं आया, वो इनहेरेंट इंट्रिंसिक डिजायर से आया। इसके लिए व्यक्ति ही अकाउंटेबल है, समाज रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई घर है ऐसा जहाँ पर बच्चा देखता है कि उसके पिता उसकी माँ को मारते हैं और अपने आप को यौन हथियार बना के हर बार मैरिटल रेप करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज से वो कुछ भी लर्निंग नहीं करेगा। लर्निंग उसके लिए ये एक वैलिडेशन का पॉइंट नहीं है कि मेरा परिवार मुझे वैलिडेट करेगा इसके लिए अगर मैं करता हूँ। हमने ये नहीं कहा कि व्यक्ति समाज से कुछ सीखता नहीं, हमने कहा क्या सीखता है ये उसका डिसीजन। वही व्यक्ति जब माता के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, वो ये सीखेगा कि अपनी पत्नी के साथ क्या नहीं करना है, वो ये सीखेगा कि लॉ पढ़ना है और मुझे उनको इंसाफ दिलाना है, वो ये सीखेगा कि मुझे इकोनॉमिकली अपनी माता से इंडिपेंडेंट बनना है। चॉइसेस ये भी अवेलेबल है। हम ये नहीं कह रहे कि आइसोलेशन में पहाड़ों में गुफाओं में जीता है, हम ये कह रहे हैं कि क्या सीखता है, क्या ग्रहण करता है, उसे अपने पर्सनैलिटी में क्या बनाता है, उसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर किसे बनाता है, तो उसकी चॉइस है। मतलब वो चॉइस ए भी ले सकता है, चॉइस बी भी ले सकता है। जितने चॉइस जो हमारे कर सकते हो लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। चॉइस ए भी ले सकता है, चॉइस बी भी ले सकता है, लेकिन उस चॉइस की पॉसिबिलिटी दोनों एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो चॉइस का बैकग्राउंड, अगर बी चॉइस ले रहा है तो बी चॉइस का क्या बैकग्राउंड वो नहीं है जो सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है। सुनिए, अब किसी ना किसी चॉइस, दुनिया में ऐसा कोई चॉइस नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई डिसीजन का कोई बैकग्राउंड हो, बात वो नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप एक व्यक्ति का आगे दो ऑप्शन रख दिए, ठीक है, उस टाइम उसके डिसीजन के लिए कौन अकाउंटेबल है, बात ये हो रही है। अब अगर हम ऐसे पूछने जाएं तो कोई भी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है इस यूनिवर्स का एग्जिस्ट करती है, इसका कोई बैकग्राउंड ना हो, उस आधार पे डिबेट नहीं कर सकते। बात ये है कि ठीक है सारा बैकग्राउंड हो गया, अब वो क्या करेगा, अब उसका क्या रिस्पांस होगा क्या, और अगर उसका रिस्पांस अगर पहले से अगर इतना ही डिसाइडेड होता तो हम तो फ्री विल नाम का कंसेप्ट कोई नहीं मानते, हम तो पहले लिखते हैं कि व्यक्ति ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा, हम तो व्यक्ति में सरप्राइज कैसे करता है कि इस व्यक्ति ने ये करता है, सरप्राइज का एलिमेंट है, मतलब फ्री विल है, मतलब चॉइस अवेलेबिलिटी उसके पास है। यदि किसी को पूछना, मैं ये बोल रहा हूँ पूछ ले, टाइम बचा नहीं है और किसी को कोई प्रश्न नहीं? ऑडियंस से किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ऑडियंस कोई ऑडियंस है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। पूछा गया कि हैकिंग करना या फिर साइबर क्राइम करना, जो कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी या फिर जो इंटेलिजेंस आप गेदर करते हैं इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसका ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए हमें हैकिंग और साइबर क्राइम में एक बैकग्राउंड भी कॉमन दिखता है। तो यहाँ पर आप नहीं मानते कि अपराध हमें अगर एक्सेसिबिलिटी की बात होगी तो बड़े लेवल की हैकिंग के लिए जो सर्वर चाहिए होते हैं वो तो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। एक्सेसिबिलिटी का बहुत वहां भी लागू होता है, व्यक्ति ये भी इंतजाम कर दे रहा है, उस वेबसाइट का डायरेक्ट एंट्रेंस जो है वो भी एक्सेसिबल नहीं है, व्यक्ति वो भी भाई अपने मेल से ही ना उसका अगर नियत खराब हो रास्ता निकल जाता है, तो व्यक्ति ने जब डिसाइड किया कि मुझे हैक करना है कहीं ना किसी इंफॉर्मेशन वहां से भी ले आ रहा है, तो एक्सेसिबिलिटी नेगेटिव चीजों का और बहुत कम है और रेयर है, फिर भी रास्ता निकाल लेगा हैक करने के लिए। तो एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना के लिए क्राइम को खत्म करना समाज से जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो अगर क्राइम खत्म Hypothetical case में? हाँ Hypothetical case में? ठीक। और क्रिमिनल को अगर हम मार देंगे तो उससे क्या होगा, क्रिमिनल रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्रिमिनल सिर्फ रिप्लेस हो रहा है और अगर हम अगर समाज में अगर हम जो चीजें क्राइम को जन्म दे रहे हैं, गरीबी, भुखमरी, डिस्क्रिमिनेशन और जितने भी सोशल मतलब गलत चीजें वो जन्म दे रही है एक क्रिमिनल को या क्राइम की अवधारणा को, अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो हम उत्कृष्ट समाज की ओर ज्यादा तेज से बढ़ेंगे, या जब हम क्रिमिनल्स को रिप्लेस करते रहेंगे हम तब बढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी क्राइम कर रहा है उसको बात वो नहीं कह रहे, बात ये कह रहे हैं कि आप जब किसी क्रिमिनल को सजा देंगे उसको समाज में मैसेज क्या जाएगा, आपने कहा कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस स्टार्टिंग में
फाइनली एक ही अब फांसी दे कुछ दो। अब बंदा अगर 2 बार सजा दे दी, बाहर निकल के फिर रेप कर रहा है, चौथी बार फिर कर रहा है, तो फिर तो एक बार बोलता है डेथ वारंट कुछ पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिमिनल को मारने से क्रिमिनल रिप्लेस नहीं होगी, और अगर ये होता तो इसके लिए अलग डिबेट होती। क्रिमिनल को मारने से क्रिमिनल कम होंगे कि समाज में हेल्प करना कि क्राइम कोई ना करे, ऐसा कभी नहीं होगा। और तीसरी चीज, अगर रिफॉर्म है भी तो रिफॉर्म करना अभी के जुडिशरी का मेन काम नहीं है। रिफॉर्म अलग से चलेगा, जुडिशरी का सिस्टम नहीं अलग चलेगा। हर साल इतनी सारी सजाएं दी जाती हैं कोर्ट से, लेकिन हर साल हम देखते हैं Crime कम कि हो रहा हर साल नए केसेस आ रहे हैं, नए क्रिमिनल्स आ रहे हैं, नए क्राइम बढ़ रहा है सोसाइटी में। क्राइम कम हो रहा है, 1947 तक क्राइम रिकॉर्ड कम हो रहा है, धीरे धीरे और खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे पते करेंगे बस सलाह हम दे रहे हैं, कम होता जा रहा है। रिसेंट एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि वुमेन के खिलाफ क्राइम 15% to 18% से बढ़ा है। सुनिए, वो इसलिए क्योंकि अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, अब वुमेन ज्यादा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग एक्सेसिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, जैसे अभी सेम क्वेश्चन मेरा है कि जो यूपी वगैरह में इनकाउंटर वगैरह भी चल रहे हैं, या मतलब जो माफियागिरी को बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्वेश्चन अरे रुक तो जाओ। जो यूपी में जो सीएम का कहना है कि मैं माफियागिरी खत्म कर दे रहा हूँ, तो जिसका आप देख रहे हैं जो न्याय प्रक्रिया चल रही है अभी फिलहाल, तो क्या जो खत्म करें, जैसे अभी चीजें माफिया को खत्म करें, तो क्या आपको लगता है कि उनको समाप्त करने के बाद नए उत्पन्न नहीं हो रहे हैं किसके आगे? नहीं उत्पन्न हुए, मुकाबला समिति का हमारा गोल्डन मीटिंग नहीं आया, एक बार खत्म किया और पूरा इलाका माफिया मुक्त हो गया। जिन लोगों ने हथियार रखे थे उन्होंने तकरीर सरेंडर कर दिए, लोग खुद भी सरेंडर करेंगे, हमें जेल भेजो, बाहर निकलने में अंदर हो जाएगा, उल्टा क्राइम कम हो रहा है। जैसे पूरी डिबेट में कुछ कई जगहों पर आतंकवाद का भी जिक्र आया। आतंकवाद या नक्सलवाद या मॉब लिंचिंग, ये ऐसी मेंटालिटी, ऐसी धारणाएं हैं जब यहाँ पे इंडिविजुअल की साइकी कहीं मैटर नहीं करती, वो एक एज अ होल कम्युनिटी की साइकी बन जाती है। तो आप एक रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल को कैसे ट्रीट करेंगे, उसके पास उसका सोल्यूशन आपके पास है। लेकिन जब एक कम्युनिटी एज अ होल रेडिकलाइज्ड हो, तो उसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा? क्या होगा अगर आपका जो गलत है, जो आप गलत कंसिडर करते हैं, वो सामने वाले के लिए सही है, तो इस सही और गलत के बीच का बैलेंस वो कौन ढूंढेगा? किसी भी कम्युनिटी एज अ होल को रेडिकलाइज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेडिकल बाय डेफिनेशन वो होता है जो नॉर्म से इधर, तभी हम उसे रेडिकल कहते हैं। तो पूरे कम्युनिटी को रेडिकलाइज करना असंभव है। दूसरी चीज, मॉब लिंचिंग और टेररिज्म में भी व्यक्ति अकाउंटेबल होता है। अपने घर से मैं उस व्यक्ति को मारने का, ठीक है, समाज में खींच के नहीं है क्या मारने, खींच के नहीं, किसी को खड़ा कर देगा, मारने के लिए मुझे नहीं कहेगा, किसी को मारने के लिए जो है एफर्ट चाहिए होते हैं, एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होता है।